कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी औरत से होती है जो अपनी आखिरी सांसें एक हॉस्पिटल में गिन रही थी। इसकी बेटी कैरोलाइन पूरा टाइम इसके पास ही थी। शहर में एक सुनामी आने वाली थी जिसके चलते यहाँ का मौसम एकदम खराब हो रखा था। कैरोलाइन को बस अपनी माँ के साथ उसके आखिरी दिनों को आसान बनाना था और उनके साथ रह के ये आखिरी लम्हे अच्छे से जीने थे। लड़की की माँ ने उसे एक घड़ी की कहानी सुनाई। ये बात वर्ल्ड वॉर 1 की है, जब एक ब्लाइंड घड़ी बनाने वाले ने उल्टी चलने वाली घड़ी बनाई। घड़ी की कहानी तब शुरू हुई जब एक कपल ने अपने इकलौते बेटे को वॉर में भेजा। कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि उनका बेटा वॉर में मारा गया। अपने बेटे का फ्यूनरल करके ब्लाइंड मैन ट्रेन स्टेशन की घड़ी बनाने के काम पर लग गया। वो अपने बेटे की मौत से टूट चुका था, इसलिए उसने अलग घड़ी बनाई। इनॉग्रेशन के दिन सबको पता चला उसने उल्टी चलने वाली घड़ी बनाई है। घड़ी को उल्टा बनाने के पीछे ये कारण था कि शायद जैसे घड़ी उल्टी चल रही है वैसे ही समय भी उल्टा हो जाए और जंग में जितने भी सोल्जर मारे गए हैं वो वापस अपने घर लौट सके, साथ ही उनका बेटा भी। इसके बाद ब्लाइंड मैन गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा वो शिप पर समुद्र में डूबकर मर गया, तो कुछ का कहना था अपने टूटे हुए दिल की वजह से वो मारा गया। अब बूढ़ी ने अपनी बेटी से एक अजीब सी विश की। उसने अपनी पर्सनल डायरी कैरोलिन से पढ़ने के लिए कहा। कैरोलिन बैग से डायरी निकालकर पढ़ने लगी जिसका टाइटल था द डायरी ऑफ बेंजामिन बटन। ये डायरी बेंजामिन ने लिखी थी। लड़की को उसके अंदर एक कपल की फोटो भी दिखी। कैरोलाइन ने पढ़ना शुरू किया। My name is Benjamin Button. अब हम कहानी में देखते हैं मिस्टर बटन नाम का आदमी खुशी खुशी घर जा रहा था। तभी उसे घर आके पता चला कि उसकी बीवी उनके बच्चे को जन्म देते हुए मर गई है। आदमी ने अपनी बीवी से वादा किया कि वो बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेगा, मगर जब उसने बेटे को देखा तो वो कोई आम बच्चा नहीं था। बच्चे का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो शरीर से छोटा और मुंह से बड़ा लग रहा था। मिस्टर बटन बच्चे को देखकर डर गए और चिल्लाने लगा। उसने बच्चे को गोदी में उठाया और घर से भागकर नदी के पास आ गया। उसने बच्चे को नदी में फेंकने का सोचा, मगर वो रुक गया। बटन ने फिर बच्चे को एक नर्सिंग होम की सीढ़ियों पर एक कंबल और साथ में कुछ पैसों के साथ छोड़ दिया। नर्सिंग होम की एक वर्कर क्वीनी अपने मंगेतर के साथ डेट पे जा रही थी। तभी उसने सीढ़ियों पर बच्चे को देखा। अजीब बच्चे को देखकर भी क्वीनी ने उसे फेंका नहीं। कपल ने डिसाइड किया कि वो इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालेंगे। क्वीनी को बच्चों से बहुत लगाव था, पर उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने बच्चे को बिना हिचकिचाए रख लिया। उसी ने बच्चे का नाम बेंजामिन रखा। नर्सिंग होम में उसने बच्चे को अपनी बहन का बच्चा बताया ताकि लोग उन्हें परेशान न करें। क्वीनी ने बच्चे के चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि बेंजामिन का शरीर किसी 80 साल जितने बूढ़े का है। ये किसी तरीके की बीमारी है, प्रीमैच्योर एजिंग की। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा ज़्यादा नहीं जी पाएगा, पर क्वीनी ने किसी की बात नहीं मानी। उसने बेंजामिन को बहुत प्यार से पालना शुरू कर दिया। वो दिन में अपना काम करती और बच्चे के होने से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखती। बेंजामिन 3 साल का हो गया। वो व्हील चेयर का यूज़ करता, जिससे बेंजामिन बाकी बुढ़ों जैसा लगता था। डॉक्टर की बात सच नहीं हुई और बेंजामिन अपनी ज़िंदगी सही से जी रहा था, बस वो चल नहीं पाता। क्वीनी बेंजामिन के साथ हर संडे को चर्च जाती थी ताकि किसी दिन चमत्कार से वो प्रेग्नेंट हो जाए और बेंजामिन अपने पैरों पे चलने लगे। एक दिन चर्च में पास्टर ने क्वीनी को स्टेज पर बुलाया और चमत्कार के नाम पे कुछ ड्रामेबाजी करने लगा। उसने क्वीनी को धक्का मारा, तभी बेंजामिन व्हीलचेयर से उठ गया। जनता ये देखकर खुशी से नाचने लगी। उन्हें लगा कि पास्टर ने सच में चमत्कार कर दिया है। तभी पास्टर गिर गया और उसकी मौत हो गई। 7 साल की उम्र में बेंजामिन डंडे की मदद से चलने लगा। बच्चे की लाइफ नर्सिंग होम में कुछ टाइम ऐसी बीती। कुछ पुराने लोग मर गए और कुछ नए लोग वहाँ पर आ गए। बेंजामिन अलग अलग लोगों से मिलकर काफ़ी कुछ सीखने लगा। एक दिन बेंजामिन एक बटूनी ओडी नाम के लड़के से मिला। वो बेंजामिन को नर्सिंग होम के बाहर की दुनिया दिखाने ले गया। ओडी को घूमना पसंद था। दोनों साथ में घूमकर वापस आ गए। अब ओडी चला गया, मगर बेंजामिन का बाहर जाने का कीड़ा जाग गया। वो अकेला ही एक अनजान जगह घूमने चला गया और रास्ता भटक गया।
जैसे तैसे बेंजामिन रात तक वापस नर्सिंग होम आ गया। क्वीनी बहुत डर गई थी। उसने बेंजामिन को बहुत डांटा और बोली, दुनिया बहुत बड़ी है बेटा और तुम अभी छोटे हो, हालांकि लगते नहीं हो पर हो। आज के बाद शाम के बाद तुम बाहर नहीं जाओगे। बेंजामिन भी लाइक, ये दिल्ली थोड़ी है। लड़का बहुत थका हुआ था मगर आज का दिन उसका बेस्ट दिन था। अब प्रेजेंट में कैरोलाइन को पता चला कि सुनामी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही है। नर्स बहुत परेशान थी कि अगर सुनामी हॉस्पिटल तक आ गई तो पेशेंट्स का क्या होगा। बूढ़ी ने अपनी पोती से कहा, तुम डायरी पढ़ना जारी रखो। लड़की फिर पढ़ने लगी। 1930s में थैंक्सगिविंग डे पर बेंजामिन ने पहली बार अपने बाप मिस्टर बटन को देखा, पर उसे नहीं पता था कि मिस्टर बटन उसका बाप है। बटन ने भी बेंजामिन को ऐसे देखा जैसे कोई बुढ़ा आदमी हो। इसी दिन एक नीली आंखों वाली सुंदर लड़की बेंजामिन को मिली। इस लड़की का नाम डेजी था। दोनों दोस्त बन गए। उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। वैसे तो दोनों की उम्र एक थी, पर वहाँ के लोगों को नहीं पता था कि बेंजामिन एक बच्चा है, क्योंकि उसके लुक्स बूढ़े वाले थे। इसलिए डेजी और बेंजामिन की दोस्ती उन्हें कुछ हजम नहीं हो रही थी। डेजी को बेंजामिन अच्छा लगने लगा। दोनों साथ में बहुत टाइम बिताते और अपने सीक्रेट शेयर करते। अब कैरोलाइन समझ गई कि डायरी में जो छोटी डेजी है वो और कोई नहीं, उसकी माँ ही है, जो भी उसके सामने अपनी आखिरी सांस ले रही है। कहानी चलती रही, टाइम बीतता गया। क्वीनी ने एक लड़की को जन्म दिया। भगवान ने उसकी सुन ली थी। अब बेंजामिन अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद हो गया। वो नए नए लोगों से बातें करने लगा। नर्सिंग होम की एक लेडी उसे पियानो बजाना सिखाने लगी। एक दिन बेंजामिन नहा रहा था। उसने नोटिस किया कि उसकी बॉडी और बाल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब वो बिना डंडों के चल सकता था। बेंजामिन अब समझ गया कि उसकी उम्र धीरे धीरे घट रही है। बेंजामिन जब 15 साल का हो गया तब क्वीनी ने उसे शिप पर घूमने की परमिशन दे दी। शिप का कैप्टन एक नया सेलर ढूंढ रहा था। उसे दारू पी के सफ़र को एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता था। उसने बेंजामिन को शिप का नया सेलर रख लिया। सेलर मतलब शिप चलाने वाला। इस तरह कैप्टन माइक बेंजामिन का नया दोस्त बन गया। शिप पर वो बेंजामिन को लड़कियों के पास मज़े करने के लिए ले गया। एक लड़की ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि अपनी उम्र देखिए बुढ़े, मगर बाद में लड़की भी लाइक, सॉरी दादाजी। बेंजामिन को अपने पहले एक्सपीरियंस में बहुत मज़ा आया। उसने सोचा पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। वापस नर्सिंग होम आके वो लड़कियों से मिलने, दारू पीने, अलग अलग जगह जाने लगा। एक दिन बेंजामिन अपने बाप बटन से मिला। दोनों ने खूब दारू पी और बातें की, मगर दोनों अभी सच से अनजान थे। डायरी में बेंजामिन ने इस फेज को द मोमेंट ऑफ ग्रोइंग अप कहा था। बेंजामिन का अट्रैक्शन डेजी की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो डेजी को बोट पर ले गया। उसने अपने दोस्त माइक से पूछा क्या वो उन्हें बोट पर समुंदर में घुमा लाएगा। माइक शिप का कैप्टन था, इसलिए बोट को ऐसे कहीं भी ले जाना अलाउ नहीं था। बेवजह चलाने पे उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था। मगर दोस्तों, भाई ने बोला करने का तो करने का, वैसे भी लड़की का चक्कर है। फिर माइक बोट पर डेजी और बेंजामिन को घुमाने ले गया। दोनों ने रोमांटिक होते हुए साथ में सनराइज देखा। बेंजामिन ने अपनी बॉडी के चेंजेस देखना शुरू किया। उसकी बॉडी दिन पर दिन जवान होती जा रही थी। फिर उसने डिसाइड किया अब वो नर्सिंग होम छोड़कर एक लंबी समुद्र यात्रा पर जाएगा। जाने से पहले डेजी ने उससे कहा, सुनो जी, मेरे लिए रोज चिट्ठियाँ और फोटो भेजते रहना। डेजी और बेंजामिन के रास्ते अलग हो गए। बेंजामिन दुनिया घूमने निकल गया। इधर डेजी का एडमिशन एक डांसिंग एकेडमी में हो गया। उसने अपने करियर में बैलेट डांसर बनना चूज किया। बेंजामिन माइक के साथ शिप पर आधी दुनिया घूम चुका था। वो डेजी से किया हुआ वादा भूला नहीं था। उसने हर जगह की फोटो डेजी को खत के साथ समय पर भेजी। शिप पर माइक ने बेंजामिन से हंसकर कहा, क्या बात है, तुम तो रोज जवान होते जा रहे हो। बेंजामिन ने उसकी बात मजाक में टाल दी, जबकि उसे पता था कि उसकी बॉडी सच में यंग हो रही है। शिप ने ब्रेक लेके अपनी विंटर्स हॉलीडे एक होटल में बिताई। यहाँ बेंजामिन एक एलिजाबेथ नाम की शादीशुदा औरत से मिलता है। रात को बेंजामिन को नींद नहीं आ रही थी तो वो नीचे हॉल में आ गया। वहाँ उसे एलिजाबेथ दिखी। दोनों साथ में बैठकर खूब गप्पे मारने लगे। एलिजाबेथ ने अपनी घूमी हुई जगह के बारे में बताना शुरू किया।
इस तरह हर रात वो दोनों मिलते और सुबह होने तक बातें करते। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लग गया। बेंजामिन ने लेटर में डेजी को एलिजाबेथ के बारे में बताते हुए लिखा कि वो उससे प्यार करने लगा है। ये पढ़ के डेजी का तो दिल ही टूट गया। अभी तक बेंजामिन डेजी को अपनी अच्छी दोस्त मानता था और लवर एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ बेंजामिन से बस रात में मिलती, उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया। इतनी सारी बाउंड्रीज के बाद भी दोनों रात को मिलकर खूब प्यार करते। पर एक दिन बेंजामिन की ज़िंदगी में दुख की दस्तक हुई जब उसे एलिजाबेथ कहीं नहीं मिली। वो होटल से बिना कुछ कहे जा चुकी थी, वो भी हमेशा के लिए। एलिजाबेथ बेंजामिन के लिए एक लेटर छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद उसने कभी एलिजाबेथ को नहीं देखा, न उसकी आवाज़ सुनी। कुछ टाइम बाद माइक ने सबको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताया कि वॉर शुरू हो चुकी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनकी शिप को जापान जाने का ऑर्डर दिया। अब शिप मिलिट्री सर्विस में थी तो नॉर्मल लोगों को शिप से जाना पड़ा। बेंजामिन भी इन्हीं में से एक था, मगर उसे शिप से नहीं जाना था क्योंकि शिप का जो कुक था उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और बेंजामिन को उसकी जॉब मिल गई, जिसके चलते वो बाकी लोगों के साथ बोट पर जापान गया। कॉम्बैट जोन में आते ही बंदों ने देखा कि उनकी पहली बोट के लोगों को दुश्मनों ने मार दिया है और अगला नंबर उन्हीं की शिप का है। क्रू ने अपनी पोजीशन ले ली, दोनों साइड से मशीन गन चलने लग गई। अंधेरे की वजह से गोलियां शिप के मेन बेस पर लगी। उनकी शिप दुश्मन की सबमरीन से जाकर टकरा गई और वो सब शिप के साथ पानी में डूब गए। इसमें 1338 लोग मारे गए, कैप्टन माइक भी इसमें मारा गया। बेंजामिन ने शिप के लोगों के पैसे उनकी विधवा बीवियों को पहुंचा दिए। बेंजामिन अपने साथियों के लिए एक फेयरवेल पार्टी देना चाहता था ताकि लोग शहीद जवानों को हमेशा याद रखें। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद बेंजामिन वापस नर्सिंग होम आया। अब वो 26 साल का हो गया था। क्वीनी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने बेंजामिन से शादी करके घर बसाने के लिए कहा। डेजी भी बेंजामिन से मिलने आ गई। काफ़ी वक्त बाद दोनों मिले, वो खुश थे। अब बेंजामिन डेजी को सिर्फ दोस्त के नज़रिए से नहीं देख रहा था, वो उसे एक सुंदर लड़की के रूप में देख रहा था। लड़के ने लड़की को डिनर के लिए इनवाइट किया। दोनों साथ में कैफ़े गए। डेजी ने बेंजामिन को अपने बैलेट डांस करियर के बारे में बताया। दोनों ने काफ़ी बात की। डिनर के बाद वो घर जा रहे थे, मगर रास्ते में डेजी एक पार्क में रुककर डांस करने लगी। बेंजामिन उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने लगा, मगर वो लड़की के साथ रोमांस टाइप चीज़ें अभी नहीं करना चाहता था। उसने लड़की से कहा, क्यों ना आज रात हम सिर्फ म्यूज़िक सुने और बातें करें। बेंजामिन रोज़ अपनी बॉडी को जवान होते हुए देखकर खुश था। एक दिन उसका बाप मिस्टर बटन नर्सिंग होम आया। उसने बेंजामिन को अपने बटन्स के बिजनेस के बारे में बताया। वो अपने बटन के लिए बहुत फेमस था। आदमी ने हिम्मत करके बेंजामिन को आज बता दिया कि मैं तुम्हारा बाप मिस्टर बटन हूँ। मेरी तबीयत अब ख़राब रहती है तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। बेंजामिन बिना कुछ कहे हुए घर चला गया। उसने क्वीनी को सारी बात बताई, पर वो इसके लिए तैयार नहीं थी। भले ही बेंजामिन को क्वीनी ने जन्म न दिया हो, मगर उसने हमेशा बेंजामिन को अपनी पहली औलाद माना है। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। रात को बेंजामिन अपने बाप से मिलने गया। दोनों ने सुबह तक बहुत सारी बातें की, साथ में सनराइज़ भी देखा। दोनों को पता था कि ये पल कुछ ही टाइम के लिए वो जी पा रहे हैं। कुछ टाइम बाद सूर्योदय हो गया और मिस्टर बटन का सूर्यास्त, मतलब मौत हो गई उनकी। वक्त अब बीतता गया। बेंजामिन डेजी का बैलेट शो देखने न्यूयॉर्क गया। डांस खत्म होने के बाद वो डेजी से बैक स्टेज पे जाके मिला। उसने डेजी को फूल भी दिए। रात को डेजी लड़के को अपने साथ बार में ले आई। यहाँ उसके डांसिंग एकेडमी के और भी दोस्त थे। पार्टी के बाद बेंजामिन वहाँ से दुखी होकर जाने लगा क्योंकि उसने पार्टी में डेजी को एक लड़के के साथ डांस करते हुए देखा था। लड़के ने उसे किस भी किया क्योंकि वो डेजी का बॉयफ्रेंड है। ये बात बेंजामिन को ऑन द स्पॉट पता चली थी। भाई का तो दिल टूट गया। तभी डेजी बाहर आ गई। उसके पूछने पर बेंजामिन ने लड़की से कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ती जाना। दिल पे पत्थर रख के बोल रहा है। फिर डेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली गई। बेंजामिन और डेजी भले ही अलग अलग जगह रह रहे थे,
पर दोनों अभी भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। एक दिन डेजी घर से निकल रही थी। अनफॉर्चुनेटली उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें लड़की का पैर टूट गया। डेजी का डांसिंग करियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। पेरिस हॉस्पिटल में बेंजामिन उससे मिलने आया, पर दोनों की यहाँ भी लड़ाई हो गई और दोनों के रास्ते फिर से अलग हो गए। कुछ साल बाद डेजी बेंजामिन से मिलने आई। अब बेंजामिन एक नौजवान लौंडा बन चुका था। डेजी और उसकी एज लगभग सेम हो गई। दोनों ने उम्र का फ़ायदा उठाते हुए खूब रोमांस किया। फिर वो बोट पर घूमने गए। बेंजामिन की माँ क्वीनी भी मर गई। उसके फ्यूनरल के बाद डेजी और बेंजामिन ने नर्सिंग होम छोड़ दिया। दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। डेजी अब डांस टीचर बन गई। उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। दोनों खाते पीते प्यार करते, बस यही सब चलता रहा। फिर एक दिन डेजी ने बेंजामिन को बताया कि वो माँ बनने वाली है। इस खुशी की बात पर बेंजामिन दुखी हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे में भी उसकी वाली बीमारी आ जाए। हालांकि डेजी ने सुंदर से हेल्दी बच्चे को जन्म दिया, मतलब बच्ची को, जिसका नाम इन्होंने कैरोलाइन रखा। ये वही कैरोलाइन थी जो प्रेजेंट में डायरी पढ़ रही है। बेंजामिन को पता था कि आगे चलकर उन्हें बच्चा पालने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो टाइम के साथ बूढ़ा नहीं जवान होता जा रहा है। लड़के ने प्रॉपर्टी और बिजनेस बेचकर सारे पैसे डेजी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बेंजामिन अपनी बीवी और बेटी को छोड़कर चला गया। बेंजामिन ने दुनिया घूमना शुरू कर दिया, पर वो हमेशा अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर पोस्ट कार्ड भेजता था। डेजी ने एक अच्छे आदमी से शादी कर ली ताकि कैरोलाइन को बाप का प्यार भी मिल सके। उसकी फैमिली बहुत खुश थी। फिर 20 साल बाद बेंजामिन डेजी और उनकी बेटी कैरोलाइना से मिलने आया। वो 20 साल के लड़के जैसा दिख रहा था। दोनों ने पास्ट में किए गए अलग होने के फैसले को सही माना, पर दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते थे। डेजी बेंजामिन से मिलने अक्सर उसके होटल आया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं डेजी बूढ़ी हो गई और बेंजामिन बच्चा बन गया। बेंजामिन नर्सिंग होम में रहने लगा, क्योंकि उसकी सारी यादें यही थी। डेजी इस मोड़ पर बेंजामिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी बेटी कैरोलाइना बाहर पढ़ने चली गई और पति मर गया था। डेजी भी नर्सिंग होम में रहने लगी। वो सारा टाइम बेंजामिन के साथ रहती। बेंजामिन की बॉडी एक बच्चे जैसी हो गई थी और वो काफ़ी सारी चीज़ें भूल भी गया था। टाइम के साथ बेंजामिन बच्चा बनता गया। उसकी सारी यादें धुंधली पड़ गई। डेजी अपने बच्चे की तरह बेंजामिन का ध्यान रखती, उसके साथ खेलती। ओल्ड स्टेशन की उल्टी घड़ी भी नई घड़ी से बदल दी गई। आखिर में हम देखते हैं बेंजामिन एकदम न्यूबॉर्न बेबी बन गया। वो डेजी की बाहों में ही मर गया, लेकिन मरने से पहले बेंजामिन को अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अब कैरोलाइन ने डायरी पढ़कर ख़त्म की। वो बहुत इमोशनल हो गई। तभी हॉस्पिटल को सुनामी ने हिट किया। बेसमेंट में वही घड़ी रखी हुई थी जो ब्लाइंड मैन ने बनाई थी। कैरोलाइन कमरे से बाहर हालात देखने गई। इधर डेजी ने बेंजामिन को याद करते हुए अपनी आखिरी सांसें ली और वो मर गई। तो दोस्तों, ये बेहतरीन कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। कंसिस्टेंसी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।